डिस्क्लेमर, यह एक काल्पनिक रचना है। नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। समीर हंसते हंसते फिर से अपने मोबाइल की तरफ देखने लगा। समीर ने वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन की और कहा, मैं आ रहा हूँ। समीर आगे भी कुछ बोलता, उससे पहले उसका मोबाइल बज उठा। कीर्ति का कॉल आते ही समीर तुरंत उसका फोन उठा लिया। फोन उठाकर समीर ने कहा, आई एम सॉरी कीर्ति, मैं जानबूझकर तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा रिकॉर्डिंग सुनकर मुझे कॉल कर रही हो। अरे वो सब बकवास बाद में करना, पहले ये बताओ तुम हो कहाँ? कीर्ति ने झंझोलते हुए समीर से कहा। समीर हड़बड़ा कर तुरंत बोला, तुम नारायण सिंह के घर पर हो ना? तो मैं अभी तुम्हारे पास वाले हाईवे पर हूँ। कीर्ति ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं भी तो उसी हाईवे पर हूँ, तुम कहाँ हो? जल्दी से अपना लोकेशन शेयर करो। नारायण सिंह के घर पर जितने भी गेस्ट थे सभी धीरे धीरे जाने लगे। टीना और मोनी के साथ साथ सिद्धार्थ और माया ही वहाँ बचे थे। टीना और मोनी अपना दुख जताते हुए कहने लगी, हमारा तो इस कंपनी में शुरुआत हुआ है, लेकिन मैं इस कंपनी को बहुत पहले से जानती हूँ। नारायण सिंह एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, साथ ही वो एक अच्छे कर्मचारी भी थी। उनकी मैनेजमेंट तो पूरे शहर में काबिले तारीफ थी। उनके बेहतरीन मैनेजमेंट के कारण ही आज डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इतना आगे पहुंचा है। आज अगर डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एक मुकाम पर पहुंचा है तो सिर्फ और सिर्फ नारायण सिंह जी की वजह से। आज शाम को ही एक मीटिंग थी, अगर वो होते तो ये डील फाइनल होने से कोई नहीं रोकता, लेकिन अब तो लगता है ये डील कैंसल ही हो जाएगा। डीडी भी परेशान है, नहीं तो वो भी मीटिंग अटेंड कर सकती थी। पता नहीं क्या होगा नारायण सिंह जी के बाद इस कंपनी का। नारायण सिंह की पत्नी उठी और सिद्धार्थ के पास आकर रोने लगी। सिद्धार्थ अपनी मां को रोते देख भी चुपचाप खड़ा रहा। माया अपनी आंसू पोंछते हुए कहना लगी, सिद्धार्थ बेटा, अगर तुम ठीक हो तो प्लीज डीडी के इस मीटिंग को अटेंड कर लो। उसके हाथ से अगर एक भी डील चला गया तो तुम्हारे डैड को बहुत दुख होगा। बोलो ना सिद्धार्थ, जा रहे हो इस ना मीटिंग में? ऐसे चुप मत रहो बेटा, इस चुप्पी को तोड़ दो बेटा। तुम्हारे अंदर के दर्द को मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन ये अंदर ही अंदर घुटना बहुत ही खराब है। एक बार मन भर रो कर देखो, मन हल्का होगा बेटा। अगर तुम नहीं रोवोगे तो अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। मैं बोल रही हूँ ना, निकाल लो अपने मन का भड़ास। जी भर ले रो लो एक बार। और हाँ, डीडी पर भरोसा करके तुमने बिल्कुल सही किया। डीडी बहुत ही अच्छी इंसान है, उनके ऊपर ही तो हमारा घर चलता है। डीडी के पास ही काम करके तुम्हारे पापा इतना बड़ा आदमी बन गए। आज हम जो भी हैं, बस डीडी की वजह से। अब डीडी को तुम्हें सपोर्ट करना ही होगा, उनके कंपनी में तुम्हें हाथ बटाना होगा बेटा। सिद्धार्थ अब भी चुपचाप खड़ा रहा। उधर डीडी और संजय की बातें आगे बढ़ती, उससे पहले संजय गुस्से में बोलने लगे, एक सेकेंड डीडी, अगर मान लो तुम्हारी इंडस्ट्री को मैं किसी और के नाम कर दूं, तो कैसा लगेगा तुम्हें? डीडी ने हल्की आवाज में कहा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो मेरे सालों का पूंजी है, तो कीर्ति भी मेरी सालों की पूंजी है, फिर तुमने क्यों उसे किसी और के नाम कर दिया? जैसे पूरी जिंदगी तुमने अपने इंडस्ट्री को दिया, वैसे ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी कीर्ति को दिया था। तुमने मेरी जिंदगी को किसी और के नाम क्यों कर दिया डीडी? क्यों? बिना रुके एक सांस में संजय दीवान ने कह डाला। डीडी फिर से सहमे हुए आवाज में बोली, आप मेरी बात तो सुनिए। अगर मैं फिर भी आपको गलत लगूंगी तब आप कुछ कहना। आप बार बार एक ही बात को दोहराए जा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना आप। तो सुनिए, पहली बात की इंडस्ट्री को हमारा पूर्वज भी चलाएगा, उसे किसी और के नाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कीर्ति का एक ना एक विदाई करना ही पड़ेगा। मुझे सही लड़का मिल गया,
तो मैं उसकी शादी करवा दी। गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने आपसे एक बार भी पूछा नहीं। अब आप बताइए, आपको कैसा लड़का चाहिए? एक अमीर, पढ़ा लिखा, हैंडसम, समझदार, यही सब खूबियाँ ढूंढते ना आप भी अपनी कीर्ति के लिए? तो ये सब सिद्धार्थ में है। सिद्धार्थ एब्रॉड से पढ़कर आया है। इतने दूर से पढ़कर आया है तो बेशक सी बात है वो समझदार तो होगा ही। और रही बात अमीर होने की, तो आप नहीं जानते हो कितना अमीर है। संजय इधर उधर देखने लगे और किसी को सामने नहीं पाकर गुस्से में बोले, दीदी मैंने तुम्हें बहुत छूट दे दिया शायद। तुमने तो जिंदगी बर्बाद कर ही दी मेरी बेटी की, लेकिन उसे सुधारूंगा मैं कीर्ति के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। कीर्ति मेरी बेटी है, मैं उसे तुम्हारे बिजनेस में यूज नहीं होने दूंगा। बोलकर संजय दीवान गुस्से में वहाँ से चले गए और दीदी वहाँ खड़ी होकर सोचने लगी, मैं कैसे समझाऊं आपको संजय, सिद्धार्थ जैसा लड़का हमें कहीं नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ से अच्छा हमारी कीर्ति के लिए और कोई नहीं हो सकता। नारायण सिंह के आखिरी वक्त पर जो मेरी बात उनसे हुई, अगर वो तुम जानोगे तो तुम भी सिद्धार्थ को अपना लोगे। लेकिन वो वक्त अभी नहीं आया है, क्योंकि आप अभी बहुत गुस्से में हैं। कहीं आप गुस्से में वो बात बाहर वालों तक पहुंचा दिए तो सिद्धार्थ और उसकी फैमिली के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। उधर कीर्ति अपने दोस्त समीर के पास पहुंच गई और जाकर सीधे समीर के सीने से चिपक गई। समीर का खुशी का ठिकाना नहीं था। समीर के दोनों हाथ कीर्ति के पीठ पर ऐसे चिपक गए जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। समीर हद से ज्यादा खुश था और कीर्ति को जकड़ा हुआ था। कीर्ति की आंखें भरी हुई थी समीर की चिंता में। कीर्ति उठी और समीर के गालों को सहलाने लगी। समीर के गालों को छूते हुए कीर्ति कहने लगी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम क्या रिकॉर्डिंग करके भेजे थे जिसमें सिर्फ गाड़ियों की आवाज थी। मैं पहले से ही टेंशन में थी, ऊपर से तुम्हारा रोड के पास से भेजा हुआ रिकॉर्डिंग, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। आखिर बोल क्या रहे थे तुम? अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं बताए मुझे? समीर डरते डरते बोला, कैसे बताता मैं तुम्हें, कहाँ तुम डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मालकिन हो और मैं उसी का एक एम्प्लॉय। तुम मेरी दोस्त थी, मेरे लिए वही एक आशीर्वाद था। आज तो मैं सुसाइड करने जा रहा था, उसी वक्त गलती से रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास चली गई। मैं अपना प्रॉब्लम तुम्हें बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। सच में कीर्ति, मैंने जानबूझकर वो नहीं भेजा था। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारी शादी हो गई। कीर्ति उसे प्यार से एक थप्पड़ मारी और हंसते हुए बोली, मेरी शादी से तुम्हें क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? तुम बताओ तो सही, आज भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मैं जरूर ढूंढूंगी। कहकर कीर्ति फिर से समीर के सीने से चिपक गई। समीर पहले तो खुश हुआ, लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आया। समीर ने अपने शरीर से कीर्ति को दूर किया और पीछे मुड़ते हुए बोला, दूर रहो मुझसे कीर्ति, तुम अब किसी और की पत्नी हो। अगर तुम अपने मेल फ्रेंड से ऐसे चिपकोगी तो सिद्धार्थ के साथ धोखा होगा। तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। ऐसा कहकर समीर वहाँ से भागने लगा। कीर्ति उसके पीछे पीछे गई, लेकिन तब तक समीर वहाँ से गायब हो गया। समीर के गायब होते ही कीर्ति अपने पापा को कॉल लगाए और इमोशनल होते हुए बोली, डैड आप कुछ करो। आपने देखा ना कैसे मॉम ने मुझे धोखा दिया। जिस एज में मेरी फ्रेंड्स को उसके बॉयफ्रेंड से धोखे मिलते हैं, उस एज में मुझे मेरी मॉम धोखा दे रही है। डैड, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर आप भी मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, लेकिन उस सिर दर्द के साथ नहीं रहूंगी। उसका चेहरा देखा है आपने डैड, किसी सिर दर्द से कम नहीं है। आप ही बताओ कैसे रहूंगी मैं जिंदगी भर उस सिर दर्द के साथ। संजय दीवान अपनी बेटी का दुख सुनकर बहुत दुखी हुए और वो गंभीरता से सांसें भरते हुए बोले, मैंने तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच लिया बेटा। अब एक ही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। कीर्ति ने खुश होते हुए कहा, क्या डैड? संजय दीवान ने कहा, डिवोर्स। समीर एक अंधेरे कमरे में पहुंचा, जहां एक आदमी कुर्सी पर बैठा था।
उस आदमी के पीछे खड़े होकर समीर हौंफते हुए बोला, सरदार, मैं बहुत ही मुश्किल से आपके पास पहुंचा हूँ। वो कीर्ति तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैं बहुत ही दिमाग लगाकर उससे छुटकारा पाकर यहाँ आया हूँ। अब आप बताइए आगे क्या करना है? अब दूसरे कांटे को हटाना है। आखिर वो दूसरा कांटा है कौन? आप डिटेल में बताइए क्या और कैसे करना है। समीर का सरदार कौन था? समीर आखिर किन कांटों के बारे में बातें कर रहा था? क्या समीर के लिए कीर्ति अपने पति सिद्धार्थ को डिवोर्स दे पाएगी? क्या सिद्धार्थ डिवोर्स पेपर पर साइन करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। डिवोर्स का बात सुनते ही कीर्ति के मन में लड्डू फूटने लगे। उसके सारे बंद रास्तों में से एक उम्मीद की किरण नजर आ गई। कीर्ति फोन पर ही अपने डैड को चूमने लगी। कीर्ति की खुशी भरी आवाज सुनकर संजय दीवान भी बहुत खुश हुए। संजय दीवान फोन रखकर अपने मोबाइल में किसी का नंबर ढूंढने लगे। लॉयर का नंबर मिलते ही संजय दीवान तुरंत फोन को अपने कान में लगा लिए। जैसे ही वकील ने कॉल उठाया, संजय दीवान ने ऑर्डर देते हुए कहा, आप जहां भी हो वहां से सीधा दीवान मैसन में या जाए। आप जिस भी केस में उलझे हैं वो सब छोड़कर यहाँ आइए। उस केस से 10 गुना पैसा मैं दूंगा, लेकिन जल्द से जल्द आकर मुझसे मिलिए। संजय दीवान के बातों को सुनते ही लॉयर तुरंत अपना ब्लेजर उठाया और घर से बाहर निकलने लगा। कीर्ति दीवान मैसन गई और वहाँ संजय दीवान पहले से एक लॉयर के साथ बैठे थे। कीर्ति अपने डैड के गले लग गई और कहने लगी, डैड, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? मॉम ने तो फुल प्लानिंग कर लिया था मेरी लाइफ स्पॉइल करने की। आखिर मॉम को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों मुझे इतना सता रही हैं? मेरी सिर्फ इतनी ही गलती है कि मैं उनके मर्जी के अगेंस्ट जाकर पार्टी कर लेती हूँ। उनके मना करने के बावजूद भी ड्रिंक्स करती हूँ। उनके ना चाहते हुए भी मैं शॉर्ट्स पहनना नहीं छोड़ती। लेकिन इतनी छोटी सी गलती की सजा कोई इतना बड़ा कैसे दे सकता है डैड? आप ही बताएं न डैड। मुझे अभी शादी के बंधन में नहीं बंधना है डैड। अभी तो मुझे अपनी लाइफ जीनी है। आप ही कुछ करो, जल्द से जल्द मुझे इस शादी से छुटकारा दिलवाओ डैड। डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। डीडी भी कुछ पेपर्स को अलट पलट कर रही थी। डीडी की असिस्टेंट टीना और मोनी अपने हाथों में फाइल लिए आए और बोली, डीडी मैम, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आगे क्या करना है? हमने आज की मीटिंग्स को पोस्टपोन तो कर दिया, लेकिन कल क्या होगा? कल तो फिर से उस मीटिंग्स को अटेंड करना ही होगा। ये मीटिंग नारायण सर की थी। आप भी उनके जगह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी बहुत सारे शेड्यूल हैं। आखिर कौन करेगा ये मीटिंग? नारायण सर के जगह पर आप किसे भेजेंगी इस मीटिंग्स के लिए? अपने काम में व्यस्तता दिखाते हुए डीडी ने कहा, डोंट वरी टीना, सब हो जाएगा। बस तुम उनसे ये कहना कि मीटिंग्स की जगह हम फिक्स करेंगे। अभी तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। कल जैसे ही सारे एम्प्लॉय आएंगे, सभी को इन्फॉर्म कर देना कि उनका न्यू मैनेजर आने वाला है। नारायण सिंह के अनुपस्थिति में हम ऐसे मैनेजर को लाएंगे जो उनकी तरह ही विश्वास के पात्र हो। उधर सिद्धार्थ अपनी मॉम को रोता देख भी शांत खड़ा था। सिद्धार्थ की मां माया रोते रोते नारायण सिंह के फोटो के सामने बोल रही थी, आप क्यों हमें छोड़कर चले गए? सिद्धार्थ भी पता नहीं कब तक सदमे में रहेगा। मैं ऐसी जीवन नहीं जीना चाहती हूँ। मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ आपके पास नारायण जी। माया वहाँ से उठी और बाहर जाने लगी। बाहर जाते हुए माया बड़बड़ाई, मैं उसी जगह जाकर मरूंगी जहाँ नारायण सिंह जी मरे थे। मैं आ रही हूँ नारायण जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। अब मुझे आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस दुनिया में अब नहीं जी सकती। माया वहाँ से निकल गई। सिद्धार्थ अब भी उसे देखता रह गया। सिद्धार्थ कोई रिएक्शन नहीं दिया। कीर्ति डिवोर्स पेपर हाथ में लेकर अपने कमरे में खड़ी थी और बहुत खुशी खुशी किसी को फोन लगा रही थी। कीर्ति फोन लगाकर फोन उठाने का इंतजार करती रही। कीर्ति के चेहरे पर अब भी मुस्कान झलक रही थी। कीर्ति आज बहुत ज्यादा खुश थी। अब तक किसी ने उसका फोन उठा लिया था और कीर्ति चहकते हुए बोली, समीर, डू यू नो अभी क्या हुआ है? आज डैड ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया।
इस फालतू की शादी से छुटकारा पाने का उपाय बता दिया डैड ने। समीर खुश होने का नाटक करते हुए कहा, अच्छा ऐसा क्या किया संजय सर ने, मुझे भी तो बताओ। कीर्ति ने डिवोर्स पेपर की तरफ देखा और बोलने लगी, डिवोर्स? मैं उस सिर दर्द को डिवोर्स दे दूंगी। समीर ने सवाल किया, और क्या वो लड़का तुम्हें डिवोर्स देगा? क्या वो साइन करेगा डिवोर्स पेपर पर? कीर्ति चिंता में आ गई। कीर्ति सोचने लगी, समीर तो सही बोल रहा है, वो क्यों करेगा साइन इस डिवोर्स पेपर पर? अगर उसे डिवोर्स ही देना होता तो मैरिज वाले सर्टिफिकेट पर साइन ही नहीं करता। समीर ने फिर से कहा, कीर्ति मैं बोल रहा हूँ ना, वो साइन नहीं करेगा। अब तुम्हें जीवन भर उसकी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। हमारे प्यार का कुछ नहीं हो सकता। मैं ही पागल था जो तुमसे प्यार कर बैठा। मैं भी क्या करता, तुम इतनी अच्छी जो हो। मैं बता रहा हूँ कीर्ति, अब जब मैंने तुमसे अपना कन्फेशन कर ही दिया है तो अब तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, या तो तुम मेरी हो जाओ या मेरे जनाजे पर आ जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। कीर्ति, आई लव यू यार। कीर्ति ने गंभीरता से कहा, डोंट वरी समीर, जब तक डैड मेरे साथ हैं, तब तक मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। डैड ने मुझे रास्ता दिखा दिया है, अब उस रास्ते पर मुझे खुद ही चलना होगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के आज ही उस सिर दर्द से डिवोर्स साइन करवा कर रहूंगी। मैं जा रही हूँ उससे मिलने, और खबरदार जो अब तुम मरने की बात किए तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी समीर। आई लव यू टू। जिस जगह पर नारायण सिंह का एक्सीडेंट हुआ था, उसी जगह पर माया खड़ी थी। माया धीरे धीरे बीच रोड की तरफ बढ़ने लगी। सामने से एक गाड़ी वाला तेज रफ्तार से चला रहा था। माया अब भी सड़क से दूर नहीं हटी। गाड़ी तेज रफ्तार में आया और माया को मारते हुए वहां से भागने ही वाला था कि तभी किसी ने माया का हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींच लिया। माया जैसे ही पीछे मुड़ी ये जानने के लिए कि आखिर उसे किसने बचाया, तब सामने कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ अपनी मॉम को गले लगा लिया और रोने लगा। सिद्धार्थ को रोता देख माया भी रोने लगी और कहने लगी, क्यों तुमने मुझे बचाया? सिद्धार्थ ने कहा, मैं आपको नहीं खो सकता मॉम, अपने डैड को तो मैंने खो ही दिया, अब आपको कैसे? कहकर सिद्धार्थ रोने लगा। सिद्धार्थ अपनी मां को जोर से गले लगाए हुए खड़ा था। सिद्धार्थ और माया दोनों जी भर के एक दूसरे के साथ रो लिए। वहां गाड़ियों के चलने की आवाज में ही सिद्धार्थ अपनी मां को खुद से दूर किया और अपनी सिसकते हुए बोला, मॉम आपको क्या लगता है डैड का कोई दुश्मन है? नहीं बेटा, उनका दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। आज तक उनका किसी से बहस तक नहीं हुआ है। आखिर दुश्मनी की कोई वजह भी तो होना चाहिए। माया ने बड़े संयम से जवाब दिया। सिद्धार्थ अपना आंसू पोंछने लगा और फिर गहरी सांसें लेते हुए कहा, डैड का एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था मॉम। आपको भले ही ऐसा लगता है कि उनका कोई दुश्मन नहीं था, बट आई एम श्योर उनका एक्सीडेंट एक सोची समझी चाल थी। उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उनका मर्डर हुआ है, और मैं उस कातिल का पता लगाकर रहूंगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मॉम, जिस दिन इस कातिल का पता लग गया, उस दिन उसका आखिरी दिन होगा। मैं एक्सीडेंट से भी भयानक मौत दूंगा उसे। उसके हर सांस पर नारायण सिंह के लिए माफी होगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कातिल का पता ना लगा लूं। सिद्धार्थ और माया दोनों घर आए। घर आते ही सिद्धार्थ के नंबर पर किसी का कॉल आया। सिद्धार्थ ने पहली बार कॉल नहीं उठाया, लेकिन जब बार बार कॉल आने लगा तो सिद्धार्थ ने फोन उठाकर बोल, हेलो, दिस इज सिद्धार्थ सिंह मल्होत्रा, हाउ कैन आई हेल्प यू? उधर से कीर्ति ने पहले लंबी गहरी सांसें ली और फिर ईगो के साथ बोली, आई वॉन्ट टू मीट यू, कैन यू गिव मी योर 5 minutes ऑफ अ डे? सिद्धार्थ पहले तो अपनी माँ से दूर गया और फिर चिढ़ते हुए कहा, कॉल करते हैं तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर मैनर्स नहीं पता तो सामने वाले से सीखना सीखो। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने कॉल उठाते ही सबसे पहले अपना नाम बताया, और दूसरी बात, तुम हो कौन? मैं तुमसे क्यों मिलूंगा? कीर्ति ने बोल्ड आवाज में कहा, तुम्हारी लिली वाइफ हूँ मैं, और तुम चाहो या न चाहो
तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा, आ रही हूँ मैं तुमसे मिलने किड्स पार्क में या जाना। इतना कहकर कीर्ति ने फोन काट दिया। कैसा होगा सिद्धार्थ और कीर्ति का फर्स्ट मीटिंग? अब क्या कीर्ति अपने बातों को मनवाने में सफल हो पाएगी? क्या सिद्धार्थ इतनी आसानी से कीर्ति को तलाक दे देगा? अगर इस बारे में डीडी जानेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? जानने के लिए पहिए सिंह मैंसन में सिद्धार्थ आया और मायूस होकर अपने पापा के पास बैठ गया। उदास होते हुए बोलने लगा, मैं 100% श्योर हूँ डैड का एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे डैड को मारा है। मैं यहाँ एब्रॉड से सिर्फ आपको बचाने आया था डैड, लेकिन मैं आपको बचा नहीं पाया। मैं आपको बचाने में असफल रहा डैड, मैं फेल हो गया। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जब तक आपके कातिल का पता नहीं लगा लेता तब तक मैं इंडिया में ही रहूंगा। जब तक मैं आपके कातिल को सजा नहीं दे देता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और जिस दिन उसका पता चल गया उस दिन उसे भयानक मौत दूंगा। सिद्धार्थ गुस्से में वहाँ से उठा और अपने कमरे में जाने लगा। सिद्धार्थ को वहाँ से अपने कमरे में जाते देख माया दूर से ही खड़ी सोचने लगी, सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसे कैसे बताऊं कि नारायण जी का कोई दुश्मन नहीं है इस दुनिया में। अगर कोई दुश्मन ही नहीं होगा तो उनका मर्डर कौन करवाएगा भला? उनका तो बस एक्सीडेंट हुआ है। सिद्धार्थ इतने गुस्से में है सिर्फ ये सोचकर कि उसके पापा का किसी ने मर्डर किया है। गुस्से में ही सही, कम से कम अपना फीलिंग्स को बाहर निकाल रहा है ना। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा नॉर्मल हो जाए, सदमे से बाहर आ जाए। धीरे धीरे उसे भी समझ आ जाएगा कि उसके पापा की मौत सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से हुई है। सिद्धार्थ अपने कमरे में गया और कपड़े बदलने लगा। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपना शर्ट खोला वैसे ही उसके मोबाइल में कीर्ति का कॉल आ गया। सिद्धार्थ ने फोन की तरफ देखा लेकिन फिर भी नहीं उठाया और वॉशरूम में चला गया। जब तक सिद्धार्थ शावर ले रहा था तब तक उसके मोबाइल पर कीर्ति का बहुत बार कॉल आ चुका था। कीर्ति अभी भी किड्स पार्क में खड़ी थी और बार बार सिद्धार्थ को कॉल कर रही थी। कीर्ति के एक हाथ में फोन था तो दूसरे हाथ में डिवोर्स पेपर। कीर्ति अब भी बार बार कॉल और मैसेज किए जा रही थी। उधर जैसे ही सिद्धार्थ वॉशरूम से बाहर निकला, कीर्ति के इतने सारे कॉल्स देखकर गुस्से में आ गया और तुरंत कॉल लगाकर बोला, आर यू मैड? कोई इतनी बार कॉल करता है? ये बचपना छोड़ दो। इस हरकत की वजह से किसी की जान जा सकती है। अगर मेरे जगह पर तुम्हारा कोई अपना या रिश्तेदार होता या फिर तुम्हारे मॉम या डैड होते तो तुम्हारे इतने सारे कॉल्स देखकर उन्हें हार्ट अटैक आ जाता, क्योंकि उन्हें लगता कि अब तो मेरी बेटी गई। कीर्ति भी गुस्से में बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो और बाय चांस एक पल के लिए बन भी गए हो। उसे तोड़ना चाहती हूँ मैं। जल्द से जल्द मुझसे मिलो। अगर अभी 10 मिनट में यहाँ नहीं आए तो तुम्हारे घर आते देर नहीं लगेगी मुझे। सिद्धार्थ हड़बड़ाते हुए बोलने लगा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, बस वहीं रुको। इतना कहकर सिद्धार्थ ने फोन काट दिया और आईने के पास खड़े होकर श्रग पहनते हुए सोचने लगा, अगर ये लड़की यहाँ आ गई तो मॉम टेंशन में आ जाएगी। ऐसे ही बहुत टेंशन हो गई है। मॉम को मैं और टेंशन नहीं दे सकता। मैं ही उससे जाकर मिल लेता हूँ। डीडी ने टीना को बोला, टीना कल सुबह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाओ। मीडिया में बहुत हलचल मची हुई है इस शादी की वजह से। नारायण सिंह के मौत से ज्यादा तो कीर्ति और सिद्धार्थ की शादी के चर्चे चल रहे हैं। मैं अपना कन्फेशन देना चाहती हूँ, इसलिए कल सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। उधर किड्स पार्क में सिद्धार्थ और कीर्ति दोनों आमने सामने खड़े हो गए। सिद्धार्थ नॉर्मली चुपचाप खड़ा था तो वहीं कीर्ति गुस्से में खड़ी थी। सिद्धार्थ के गोल गोल घूमते हुए कीर्ति कहने लगी, तुम्हारे बारे में मैं हर कुछ पता करवा चुकी हूँ। पता चला है कि तुम एब्रॉड में पढ़ने गए थे और अभी इंडिया अपने फैमिली से मिलने आए हो। फिर ये शादी क्यों यहाँ शादी करना चाहते हो? सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, मुझे कोई शौक नहीं था शादी करने का। कीर्ति चिल्लाते हुए बोली, तो फिर पेपर्स पर साइन क्यों किए?
क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिए? क्यों क्यों क्यों? कीर्ति से भी दोगुना आवाज में चिल्लाते हुए सिद्धार्थ बोला, चिल्लाओ मत, मुझे किसी का ऊंचा आवाज पसंद नहीं है। I hate this type of sound। अमावस्या की रात और किसी की फालतू बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जो बोलना है सीधे सीधे और धीमी आवाज में बोलो। और रही बात सिग्नेचर की, तो वो तो तुम्हारे भी थे। जहाँ तक मुझे याद है, सिग्नेचर तो तुम भी बहुत खुशी खुशी कर रही थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस वक्त की पेपर्स किस चीज के हैं। मुझे बस इतना पता था कि जो इंसान साइन करने के लिए बोल रही थी वो कोई और नहीं डीडी थी। डीडी मेरे पापा के आइडियल हैं। नारायण सिंह के लिए इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान डीडी ही हैं। और जिस इंसान की मेरे पापा इतना इज्जत करते थे, बेशक सी बात है कि मैं भी उनकी इज्जत करूंगा। और शादी तो क्या, अगर सामने मेरे प्रॉपर्टी का भी पेपर्स होता तो भी मैं साइन करते वक्त पन्ने पलटकर नहीं पढ़ता। अपनी आवाज से ऊपर सिद्धार्थ की आवाज सुनकर कीर्ति चुप हो गई और पहले तो गहरी सांसें भरी और फिर धीमी आवाज में कहने लगी, मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करने आई हूँ, यहाँ तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। प्लीज मुझे डिवोर्स दे दो। कीर्ति ने अपने हाथ में पड़े पेपर्स को आगे किया और धीरे से बोली, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट पर बड़े इज्जत के साथ तुमने साइन किया था, ठीक वैसे ही इस पेपर्स पर भी साइन कर दो। मैं डीडी जैसी महान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बुरी इंसान नहीं हूँ। मुझे इस शादी से छुटकारा दिला दो। साइन कर दो इस डिवोर्स पेपर पर। सिद्धार्थ अपना मोबाइल निकाला और कहने लगा, मैं डीडी से पूछ लेता हूँ, अगर वो कहती हैं तो मैं साइन जरूर कर दूंगा। डीडी को फोन लगाते देख कीर्ति गुस्सा हो गई और गुस्से में सिद्धार्थ के हाथ से उसका फोन छीन कर फेंक दी। फोन फेंकते हुए कीर्ति ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मॉम को कॉल कर रहे हो। सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया और कीर्ति का हाथ जोर से पकड़कर कहने लगा, तुम अपनी अकड़ कम कर दो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम डीडी की बेटी हो। कीर्ति अपना हाथ छुड़ाने के लिए झटके से अपना हाथ पीछे खींची और तभी कीर्ति पीछे की ओर गिरने लगी। कीर्ति को बचाने के चक्कर में सिद्धार्थ भी गिरने लगा, फिर दोनों जमीन पर गिर गए। कीर्ति के ऊपर सिद्धार्थ गिरा पड़ा था और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों के दिल में प्यार भरे संगीत भी बजने शुरू हो गए। कीर्ति एकदम नजदीक से सिद्धार्थ को निहारने लगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर उगे बाल और उसके होठों को कीर्ति इतने नजदीक से देखकर एक टक से देखे ही जा रही थी। सिद्धार्थ भी कीर्ति के गुलाबी होठ और गहरी आंखों में डूब चुका था। दोनों की नजर एक दूसरे से हटने की नाम ही नहीं ले रहे थे। पास में पड़ा सिद्धार्थ का फोन बजने लगा और फिर इन दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटा। दोनों तुरंत उठकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ अपना फोन उठाने लगा और कीर्ति अपना पेपर्स। सिद्धार्थ फिर से फोन लगाने लगा, तभी कीर्ति ने उसके हाथ से फोन छीन ली और पेपर्स को आगे करके बोलने लगी, इस पेपर्स पर साइन कर दो और अपना मोबाइल मुझसे ले लो। मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। सिद्धार्थ ने गुस्से में कीर्ति के उस हाथ को पकड़ लिया जिस हाथ में उसका फोन था। कीर्ति अब भी उसका फोन नहीं छोड़ रही थी। सिद्धार्थ गुस्से में उसका हाथ जोर से दबाते हुए बोलने लगा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मोबाइल नहीं दोगी तो ये तुम्हारा हाथ तोड़कर रख दूंगा, क्योंकि इस मोबाइल में अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आने वाले हैं। कीर्ति अब भी बार बार पेपर्स को आगे कर रही थी। सिद्धार्थ उसके हाथ को अपनी आंखों के सामने कर लिया और अपने फोन को घूरने लगा। सिद्धार्थ अपने मोबाइल को देख रहा था और कीर्ति को लग रहा था कि वो इसके हाथों को प्यार से घूर रहा था। कीर्ति ऑकवर्ड फील करने लगी और मोबाइल छोड़ दी। उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए सिद्धार्थ ने ध्यान दिया कि कीर्ति के उसी हाथ में एक टैटू बना हुआ था। उस वक्त सिद्धार्थ ने टैटू को भूलकर अपने मोबाइल में देखने लगा। कीर्ति ने धीरे से कहा, तुम्हें तुम्हारे डैड की कसम, साइन कर दो इस पेपर पर। सिद्धार्थ फिर से गुस्से में आग बबूला हो गया। उसके हाथ से पेपर्स छीना और साइन करके कीर्ति के मुंह पर फेंक दिया। कीर्ति के मुंह पर पेपर फेंककर गुस्से में उंगली दिखाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मेरे डैड के बारे में एक शब्द भी नहीं।
आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं। उधर डीडी अपने ऑफिस में बैठकर सोचे जा रही थी, कल जो मीडिया के सामने मैं बोलने वाली हूँ वो सही होगा। क्या संजय फिर से मुझसे नाराज हो जाएंगे? मेरा ये फैसला कीर्ति और सिद्धार्थ के रिश्ते में क्या रंग लाएगा? कीर्ति अपने मकसद में कामयाब हो गई। डिवोर्स पेपर्स पर सिद्धार्थ का साइन लेकर किड्स पार्क से जाते हुए कीर्ति मुस्कुरा रही थी और खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। तभी सिद्धार्थ अपने फोन में किसी का मैसेज देखा और एक पल के लिए गुस्सा हो गया। कीर्ति कुछ आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर सोचने के बाद कीर्ति जब पीछे मुड़ी तो सामने सिद्धार्थ को पाया। सिद्धार्थ ने ही कीर्ति का हाथ पकड़ा था। कीर्ति तुरंत अपना हाथ छुड़ाई और बोली, क्या है? क्यों मेरा हाथ पकड़ रहे हो? इस सिग्नेचर के बदले तुम्हें कोई डिमांड भी करना है क्या? वो भी कर दो, मुझे कोई डिमांड नहीं करना है। मैं तो बस। सिद्धार्थ के बातों को बीच में ही काटते हुए कीर्ति ने फिर से कहा, मैं तो बस क्या? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं तो बस तुमसे छुटकारा चाहती थी, जो मुझे मिल गई। सिद्धार्थ ने गुस्से में बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे उलझने का, और खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, वरना। खैर रहने देते हैं। मैं तो ये बोल रहा था कि अभी अभी तुम जमीन पर गिर गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे कपड़े थोड़े गंदे हो गए। ऐसे यहाँ से जाओगी, रास्ते में किसी ने तुम्हें गंदे कपड़े में देख लिया तो सब डीडी पर कमेंट करेंगे। इसलिए या तो कपड़े साफ कर लो या फिर मेरा श्रग पहन लो। कीर्ति अपनी बाल के कुछ लटों को पीछे फेंकते हुए बोली, कीर्ति दीवान हूँ मैं। संजय दीवान की बेटी खुद के कपड़े साफ करेगी, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? सिद्धार्थ अपना श्रग उतारते हुए कहा, मैं अपना श्रग दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। तुमसे मैं बेइंतहा नफरत करता हूँ। मैं अपने लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत मैं तुमसे ही करता हूँ। शायद तुम रीजन नहीं जानती होगी। सिद्धार्थ जब अपना कपड़ा उतार रहा था तब कीर्ति की नजर सिद्धार्थ के बॉडी पर पड़ी। कीर्ति उसके मसल्स को निहार रही थी, तभी उसकी नजर सिद्धार्थ के गर्दन पर पड़ी। सिद्धार्थ के गर्दन पर अल्फाबेट एस का टैटू था। कीर्ति उस टैटू को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, रीजन जानती हो मेरे नफरत का? कीर्ति को अचानक से क्लब की बातें याद आने लगी। क्लब में कीर्ति ने एक नकाबपोश से बदतमीजी किया था। उस नकाबपोश के गर्दन पर सेम ऐसा ही अल्फाबेट एस का टैटू था। कीर्ति ने चिल्लाकर कहा, तो उस दिन क्लब में तुम ही थे। तुमने ही मेरे चेहरे पर पानी फेंका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कीर्ति दीवान के साथ बदतमीजी करने की? सिद्धार्थ ने भी चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के साथ बदतमीजी करने की? खुद को समझती क्या हो तुम? खुद को मिस इंडिया समझती हो? मिस इंडिया भी किसी को अपने पैरों की जूती नहीं समझती होगी। लेकिन तुमने मेरे फोन को अपने जूती तले दबाया था। तुम एक अनजान लड़के से, वो भी नकाबपोश से, इतना बदतमीजी कैसे कर सकती हो? कीर्ति वहाँ से जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने फिर से उसे पीछे से पकड़ा और अपनी ओर जोर से खींच लिया। कीर्ति खींचकर सीधे सिद्धार्थ के सीने से चिपक गई। सिद्धार्थ गुस्से में उसका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। कीर्ति उससे दूर हटना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ अपना गुस्सा निकालते हुए कहने लगा, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुमसे शादी करने को बेचैन था? अब जब तुम मुझे अच्छे से पहचान ही गई हो तो ये भी जान गई होगी कि मैं क्यों तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्यों मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ। तुम्हें लग रहा था कि मैरिज सर्टिफिकेट पर मैंने साइन खुशी खुशी किया था। वो साइन सिर्फ और सिर्फ डीडी की खुशी के लिए किया था मैंने। कीर्ति अपने आप को बार बार उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के गुस्से भरे हाथों से वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। कीर्ति को जोर से पकड़े हुए ही सिद्धार्थ ने फिर से गुस्से में कहा, एक बात गांठ बांध कर रख लो, मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, इसलिए कभी सोचना भी मत कि मैं तुम जैसी लड़की के लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखूंगा। कीर्ति भी गुस्से में आंख दिखाते हुए बोली, मुझे छोड़ो।
तुम नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे ऐसे जबरदस्ती पकड़ के। कीर्ति, दीवान हूँ मैं, राह चलती कोई आम लड़की नहीं जो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। अभी के अभी अगर मुझे नहीं छोड़े तो देख लेना मैं क्या करूँगी। सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया और श्रग उसके हाथों में देकर वहाँ से चला गया। कीर्ति गुस्से में उसके कपड़े को जमीन पर फेंक दी और वो भी वहाँ से चली गई। अगले दिन डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा हुआ था। डीडी मीडिया के सामने बैठी थी और उनके हर सवालों के जवाब देने को तैयार थी। मीडिया के सवालों का जवाब देने के बाद डीडी ने लास्ट में मीडिया से कहा, मैं आज कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। इन दिनों आप लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं मेरी बेटी कीर्ति के शादी को लेकर। मीडिया में तो यहाँ तक बात आई थी कि मैंने अपनी बेटी की फोर्सली शादी करवाई है। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ कि कीर्ति दीवान भले ही दिखने में 18 या 19 की लगती है, लेकिन वो 21 की हो चुकी है। उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के कारण लोगों को वो बच्ची लगती है। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोल भी करना शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी का बाल विवाह करवाई हूँ। आप लोग हमारे बारे में इतनी फिक्र करते हैं, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। बट मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर देती हूँ, मेरी बेटी की एज शादी की हो चुकी है और मैं अपनी बेटी का भला बुरा सोच सकती हूँ। मीडिया के द्वारा फिर से सवाल किया गया, तो मैम, हम सबको पता है कि आपकी इकलौती संतान कीर्ति की शादी आपके मैनेजर के बेटे से हो चुकी है, तो क्या आपके संपत्ति में भी उनका अधिकार होगा? क्या आप अपनी बेटी के साथ साथ अपने दामाद को भी हिस्सा देंगी? कहीं आपकी बेटी इस शादी से पीछे हट गई, तब तो उस लड़के के साथ बहुत बुरा होगा। क्या आपकी बेटी उस लड़के को आपके संपत्ति का अधिकार देने देगी? अगर ऐसा सिचुएशन आएगा, तब तो आप अपनी बेटी का ही साथ देंगी। मीडिया के इतने सारे सवाल सुनकर डीडी घबराने लगी। डीडी फिर भी बात को संभालते हुए बोली, मैं कोई पक्षपात नहीं करती। मैं आज आप सभी के सामने एक प्रॉमिस करती हूँ, अगर कीर्ति और सिद्धार्थ की शादी चली तो मैं सिद्धार्थ को उसका आधा हिस्सा जरूर दूंगी। मेरे सारे प्रॉपर्टी में से आधा प्रॉपर्टी मैं सिद्धार्थ के नाम कर दूंगी। लेकिन अगर कीर्ति ने इस शादी को तोड़ दिया तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी सिद्धार्थ के नाम कर दूंगी। सिद्धार्थ के साथ मैं धोखा नहीं होने दूंगी। टीवी में ये लाइव न्यूज देखते हुए कीर्ति और उसके पापा की हालत खराब हो गई। कीर्ति और उसके पापा जब प्रॉपर्टी की बातें सुनकर टेंशन में आ गए, तभी कीर्ति अपने डिवोर्स वाले पेपर को ढूंढने लगी। कीर्ति के हाथ वो पेपर्स आए और कीर्ति ने तुरंत उस पेपर्स को फाड़ दिया। कीर्ति को ऐसे हड़बड़ाते हुए देख संजय दीवान ने कहा, ये तुमने क्या किया कीर्ति? अब फिर से तुम साइन कैसे करवाओगी उस लड़के से? इतने मुश्किल से तो एक बार साइन करवाई थी और तुमसे सब बर्बाद कर दिया। तुम इतनी क्यों टेंशन ले रही हो बेटा? कुछ नहीं होगा। कीर्ति अपने डैड के गले लग गई और चिंतित होकर कहने लगी, अगर मॉम ने सब कुछ सिद्धार्थ के नाम कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे डैड? कहीं हम सड़क पर आ गए तो? मॉम को तो आप जानते ही हो डैड, वो अपने वादे को नहीं तोड़ती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं डिवोर्स पेपर्स को फाड़ दी डैड। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मॉम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। संजय दीवान अपनी बेटी के पीठ को सहलाने लगे और कहने लगे, डोंट वरी कीर्ति, तुम इतनी समझदार हो, फिर भी इतना टेंशन। तुम्हारे पापा अभी जिंदा हैं, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम अब डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी आजादी। तुम प्रॉपर्टी लेने के बाद उस लड़के के साथ जीवन भर खुश रह पाओगी या बिना किसी संपत्ति के अपने मन के फैसले के साथ? मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ बेटा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, पेपर्स मैं फिर से बनवा सकता हूँ। उधर सिद्धार्थ अपने फोन में कुछ देखते हुए खुश हुआ और फिर अचानक से गुस्से में सोचने लगा, डैड के कातिल का पता चल गया, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सिद्धार्थ के पास कुछ सूचना आई है जिससे उसे पता चल चुका है कि नारायण सिंह को किसने मारा। आखिर कौन है नारायण सिंह का असली कातिल? क्या कीर्ति फिर से सिद्धार्थ के पास आएगी डिवोर्स पेपर लेकर या शादी के रिश्ते में बंधी रहेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए। कीर्ति और उसके पापा दोनों चिंतित बैठे थे।
कीर्ति उठ खड़ी हुई और बड़े हिम्मत के साथ बोली, मैं जी सकती हूँ डैड। हाँ डैड, मैं जी सकती हूँ बिना पैसों के भी। मैं कैसे भी रह लूंगी, लेकिन उस सिद्धार्थ सिंह मल्होत्रा के साथ नहीं। आप डिवोर्स पेपर फिर से बनवाओ डैड, मैं इस बार फाइनली सिद्धार्थ से डिवोर्स ले लूंगी। इस बार मैं कोई भी जल्दबाजी में गलती नहीं करूंगी। संजय दीवान भी उठ खड़े हुए और कीर्ति के सामने खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मैं तो पेपर्स बनवा दूंगा बेटा, लेकिन क्या सिद्धार्थ फिर से साइन करेगा? क्या तुम फिर से उसे मना पाओगी डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए? अगर ऐसा नहीं हुआ, संजय दीवान के बातों को बीच में ही काटते हुए कीर्ति पीछे मुड़ी और गर्व के साथ बोली, डोंट वरी डैड, सिद्धार्थ तो क्या उसके पापा भी साइन करेंगे। जितनी नफरत मैं उससे करती हूँ, उतनी ही वो भी मुझसे करता है। उसे भी इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है डैड, वो तो बस मॉम के कारण शादी के पेपर्स पर साइन कर दिया था। इतने में कीर्ति के मोबाइल पर रिया का कॉल आया। कीर्ति ने उसका फोन उठाया और कहने लगी, यार सब बर्बाद हो गया, मॉम ने सब खत्म कर दिया, मैं कहीं की नहीं रही। तुम जाकर न्यूज़ देखो, मॉम ने क्या अनाउंस किया है। मेरी मॉम दुनिया की सबसे बुरी मॉम है। उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा दूसरों के बच्चों से प्यार है। आई डोंट नो व्हाई उस सिद्धार्थ से मॉम को इतना क्यों लगाव हो गया है। उस सिद्धार्थ के लिए मॉम ने एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। इतना कहते हुए कीर्ति अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसके फोन से आवाज आई, शायद उसके गरीबी के कारण आंटी उससे ज्यादा अटैच हैं। कीर्ति कमरे की तरफ बढ़ते हुए ही चिल्लाई, गरीबी माय फुट। इतना भी गरीब नहीं है वो रिया। उसके गरीबी के कारण मॉम मुझे गरीब बनाकर छोड़ेंगी। गरीब ही नहीं, एक दिन भिखारी बन जाऊंगी मैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, उस अकड़ू से तो मैं शादी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। और तुझे पता है, वो सिद्धार्थ वही है जो उस रात क्लब में नकाब पहन कर आया था। अब तक कीर्ति की आवाज धीमी हो गई थी, क्योंकि वो अपने कमरे में जा चुकी थी। हॉल में खड़े होकर कीर्ति के पापा उसकी बातें सुन रहे थे। कीर्ति के पापा अपने मन में गहरी चिंतन के साथ सोचने लगे, इस फूल जैसी बच्ची के साथ डीडी इतना क्यों सख्ती बरत रही है। लोग सही कहते हैं, पत्नी को काबू में रखना चाहिए। मैंने डीडी के साथ कभी सवाल जवाब नहीं किया, आज उसी का नतीजा है। मेरी बेटी के साथ सिर्फ अपनी मर्जी चला रही है। मैं भी उसका डैड हूँ, मेरा भी पूरा अधिकार है अपनी बेटी पर। मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में एक मीटिंग खत्म करके डीडी बाहर निकली और कैंटीन में जाकर कॉफी मशीन के सामने खड़ी होकर कॉफी लेने लगी। कॉफी लेकर एक टेबल पर बैठी और तभी पीछे से टीना और मोनी आई। टीना ने एक फाइल निकाला और बोली, मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस मीटिंग के बारे में हम टेंशन में थे वो मीटिंग हो गई, और तो और डील भी हमारे कंपनी को मिल गई। पता है ये मीटिंग किसने किया? इतने देर में डीडी कॉफी पी चुकी थी और खड़ी होकर उसने कहा, हाँ पता है, सिद्धार्थ सिंह मल्होत्रा। सिद्धार्थ अभी मीटिंग खत्म करके यहाँ आता ही होगा, मेरे केबिन में भेज देना उसे। डीडी के चले जाने पर मोनी ने टीना से कहा, डीडी को ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। डीडी में बात तो कुछ है, वो अमेजिंग है। इस शहर की सबसे बेस्ट बिजनेस वुमेन है डीडी। हम बहुत लकी हैं यार, जो हम डीडी की असिस्टेंट हैं। नारायण सिंह के बाद कहीं सिद्धार्थ ही इस कंपनी के मैनेजर तो नहीं बनेंगे। आखिर डीडी इस सिद्धार्थ के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है? तभी टीना ने कहा, तुम बार बार डीडी डीडी बोल रही हो ना, किसी ने सुन लिया तो हम कंपनी से निकाले जाएंगे। डीडी मैम बोलो, डीडी नहीं। डीडी कहने से शायद उन्हें डिसरिस्पेक्ट फील होने लगे। टीना और मोनी की बातें सुनकर एक एमोलो आया और बोला, डोंट वरी गाइज, तुम दोनों यहाँ नई हो इसलिए मैं बता देता हूँ। डीडी को डीडी सुनना पसंद है। उन्हें मैम कहो या सिर्फ डीडी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एम्प्लॉय से बहुत कम बातें करती हैं। जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि नारायण सर ही हमें गाइड करते थे। डीडी सिर्फ नारायण सर से ही बातें करती थी, और कोई फंक्शन में उन्होंने हम सब से कहा था कि उन्हें डीडी सुनना अच्छा लगता है, इसलिए हम सब उन्हें डीडी ही कहते हैं।
तुम दोनों भी उन्हें डीडी ही कहना। सिद्धार्थ पहली बार डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। सिद्धार्थ जैसे ही अंदर घुसा, उसे नारायण सिंह की याद आने लगी। सिद्धार्थ की आंखें भर आई और वो तुरंत अपनी आंखों पर चश्मा लगा लिया। सिद्धार्थ आगे बढ़ता, उससे पहले ही टीना और मोनी आई और टीना ने कहा, वेलकम सर, आपको डीडी ने अपने केबिन में बुलाया है, आप मेरे साथ आइए। अपनी केबिन में बैठी डीडी लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर मोनी आई और कहा, सिद्धार्थ सर आ गए। डीडी ने कहा, अंदर भेजो। इतने में सिद्धार्थ आया और अंदर आने के लिए पूछने ही वाला था, तभी डीडी उठकर खड़ी हो गई और बोली, डोंट ट्राई टू आस्क, बिना पूछे ही अंदर चले आओ। दीवान मैंसन में लैंडलाइन पर कॉल बज रहा था। संजय दीवान ने कॉल उठाया और कहा, यस संजय दीवान स्पीकिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू। डीडी ने कहा, कीर्ति कहाँ है। डीडी की आवाज सुनते ही संजय गुस्से में बोले, कीर्ति कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है, किसके साथ है, ये सब अगर जानने में इंटरेस्टेड होती तो आज तुम उसकी मॉम कहलाती। लेकिन कीर्ति तो तुम्हें मॉम भी कहना पसंद नहीं कर रही है आजकल। अपनी बिजनेस वुमेन की गेटअप से बाहर आओ और अपनी माँ का फर्ज भी निभाओ। तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से मेरी बेटी टूट चुकी है। इतना कहकर संजय गुस्से में फोन काट दिए। डीडी अभी भी सिद्धार्थ के साथ बैठी थी। संजय की कड़वी बातों को सुनकर भी डीडी ने सिद्धार्थ के सामने मुस्कुराया और फिर से कॉल लगाई। लैंडलाइन बज रहा था और संजय दीवान गुस्से में उसका कॉल नहीं उठा रहे थे। फोन के आवाज से इरिटेट होकर कीर्ति अपने कमरे से बाहर निकली और फोन उठाकर बोली, हेलो। डीडी ने गंभीरता से कहा, अपना सारा सामान पैक कर लो, जो कुछ भी लेना है ले लो, घर का जितना सामान लेना है पैक कर लो, घर छोड़कर सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें मैं कुछ भी ले जाने से नहीं रोकूंगी, सब कुछ पैक कर लेना, क्योंकि आज शाम को तुम सिद्धार्थ के घर पर जा रही हो। इतना सुनते ही कीर्ति के होश उड़ गए। कीर्ति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कीर्ति अपने डैड की तरफ हैरानी से देखने लगी। संजय दीवान भी उठ खड़े हो गए और कीर्ति की तरफ सवाल भरे नजरों से देखने लगे। कीर्ति कुछ भी नहीं बोली, लेकिन डीडी ने कहा, अब जब तुम्हारी शादी हो ही चुकी है तब तुम अपनी ससुराल जाओ। मैं तुम्हारी विदाई जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। आज शाम को मैं जैसे ही घर आऊंगी वैसे ही तुम रेडी रहना। डीडी ने फोन काट दिया और उधर कीर्ति की आंखें हैरानी से फटे हुए थे। डीडी की बातें सुनकर सिद्धार्थ भी गंभीरता से चुपचाप बैठा था। डीडी अपना फोन जैसे ही टेबल पर रखी वैसे ही सिद्धार्थ ने कहा, डीडी मैम, मैंने आपके कहने पर मीटिंग तो अटेंड कर लिया, लेकिन सॉरी टू से आपकी बेटी को मैं नहीं झेल पाऊंगा। वो बहुत ही अड़ियल लड़की है और उसे झेलना उतना ही मुश्किल है। मैं उसके साथ जिंदगी भर तो क्या एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। आप नहीं जानती वो बाहर में क्या क्या करती है। आप अगर जान जाएंगी तो। सिद्धार्थ बिना रुके बोले ही जा रहा था, तभी डीडी ने उसके बातों के बीच में ही कहा, मुझे सब पता है सिद्धार्थ, सब पता है कि कीर्ति कैसी लड़की है। कीर्ति के हरकतों से मैं भी ऊब चुकी हूँ, तो क्या करूँ उसके साथ। मान लो उसकी जगह पर तुम्हारी बहन होती तो क्या तब भी तुम यही कहते कि अपनी बहन के साथ नहीं रहोगे। तभी सिद्धार्थ ने कहा, अगर मेरी बहन होती तो मैं उसे सुधार देता, तो इसे भी सुधार दो। डीडी ने गूंजती हुई आवाज में कहा, कीर्ति की सारी जिम्मेदारी आज से तुम्हारी। तुम अपनी बहन को जिस भी आइडिया से सुधारते वो सभी आइडिया आजमा लो। साम दाम दंड भेद सब अपनाओ, लेकिन कीर्ति को सही रास्ते पर लाओ। लेकिन सिद्धार्थ ने हल्के आवाज में कहा। डीडी फिर से बोली, नारायण सिंह की जब आखिरी सांसें चल रही थी तब मैं उनसे मिलने गई थी, और पता है उन्होंने क्या कहा। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या? डीडी ने उदासी के साथ कहा, उन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताई, लेकिन अभी फिलहाल आखिरी बात बताती हूँ। उन्होंने आखिरी में मुझसे ये कहा कि सिद्धार्थ अब आपका बेटा है, आप चाहे जैसे उसे रखना चाहती हैं रखिए। अब तुम बताओ सिद्धार्थ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? क्या तुम भी वही अधिकार मुझे देते हो जो नारायण सिंह जी ने दिया?
है। सिद्धार्थ फिर से उदास हो गया और कहने लगा, मुझे आज भी याद है जब मैं एब्रॉड जाकर पढ़ना चाहता था, तब डैड के पास इतने पैसे नहीं थे। तब आपने हमारी मदद की थी। उस दिन से मैं आपको अपना आइडियल मानता हूँ। डैड जितना ही मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। डैड ने कितनी बार मुझे बताया आपकी बातें, और उन्होंने ये भी कहा है कि आपका कोई भी फैसला गलत नहीं होता। आपके तजुर्बे पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। इसलिए तो उस दिन मैं पेपर्स पर साइन करने से पहले एक बार भी पढ़ा तक नहीं। मुझे आप पर भरोसा है। आप मेरे और मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती हैं। जो लेडी अपनी इन्वेस्टमेंट के पैसे मुझे पढ़ाने में खर्च कर सकती हैं, वो हमारे साथ कुछ भी गलत कैसे कर सकती हैं? तो मेरे इस फैसले पर भी भरोसा करो। डीडी ने मुस्कुराते हुए कहा। डीडी ने अपनी बातें पूरी की। तुम्हारी मर्जी, अगर इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो तो आ जाना कल से, नहीं तो तुम अभी कुछ दिन घर पर रेस्ट करो और कीर्ति को लेने आज शाम को घर आ जाना। मैं तुम्हारे साथ उसकी विदाई कर दूंगी। कल से उसे कॉलेज छोड़ने का, वहाँ से लेने जाने का और उसे प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम्हारे घर पर एक गाड़ी चली जाएगी, क्योंकि बिना गाड़ी का वो लड़की 1 किलोमीटर भी नहीं चलती है। वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी क्यों मैं इतनी जल्दी और इतनी कठोर फैसले ले रही हूँ। लेकिन डीडी, कीर्ति मेरे पास आई थी डिवोर्स पेपर लेकर और मैंने साइन कर दिया। मायूस होकर सिद्धार्थ ने कहा। इतना सुनते ही डीडी हैरान होकर उठ खड़ी हुई। उधर समीर अपने सरदार के पीछे खड़ा था और उसके सरदार रॉकिंग चेयर पर बैठकर हिल रहे थे। समीर पीछे से गुस्से में बोला, मैं आपका सब प्लान समझ गया सरदार। अब देखिए मैं उसे कैसे जान से मारता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे कीर्ति को सबक सिखाना होगा। कीर्ति के पीछे पीछे मैं भागता रहा, लेकिन वो मुझे भाव तक नहीं दी। लेकिन मैंने उसकी दोस्त रिया को अपने जाल में फंसा लिया है। अब रिया को मैं इस्तेमाल करूँगा कीर्ति को सबक सिखाने में। कल सबसे पहले मैं कीर्ति पर वार करूँगा। कीर्ति, मेरे प्यार को आज तक नहीं समझ पाने की सजा पाने को तैयार हो जाओ। क्या प्लान है समीर का? क्यों कीर्ति के पीछे पड़ा है समीर? कल क्या होगा कीर्ति के साथ, जानने के लिए पढ़िए। डीडी के दिए हुए ऑर्डर से डरकर कीर्ति तुरंत अपने कमरे में गई और अपना मोबाइल निकालकर सिद्धार्थ को टेक्स्ट करने लगी। संजय दीवान को कुछ समझ ही नहीं आया कि कीर्ति क्यों अचानक से डरकर कमरे में चली गई। संजय दीवान अपने सवालों का जवाब जानने के लिए कीर्ति के कमरे की तरफ जाने लगे। सिद्धार्थ से डिवोर्स वाली बातें सुनकर डीडी भी हैरान हो गई थी। डीडी तुरंत फिर से सवाल की, क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। सिद्धार्थ कुछ बोलता उससे पहले ही उसने अपने फोन में झांका, जिसमें कीर्ति का मैसेज आया था। मुझसे एक मिस्टेक हो गई, वो डिवोर्स पेपर मुझसे फट गई। मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने, इस बार भी साइन कर देना प्लीज। मीट इन किड्स पार्क। डीडी अब तक कई बार सिद्धार्थ से सवाल कर चुकी थी। अब सिद्धार्थ इस मैसेज को देखकर खुश हो गया और डीडी की बातों से बचने के लिए बोल दिया, सॉरी डीडी, वो मुझे लगा कि अगर कीर्ति मेरे पास आएगी डिवोर्स पेपर लेकर तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो साइन करना ही पड़ेगा। डीडी इतना सुनते ही रिलैक्स हो गई। डीडी बैठ गई और बोली, एक पल के लिए तो मैं डर गई थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एक बार डिवोर्स हो गया तो कीर्ति दोबारा तुमसे शादी तो नहीं करेगी। कीर्ति को तुम आज शाम ही अपने घर ले जाना, और हाँ, अगर वो तुमसे कभी डिवोर्स की बातें करेगी तो उसे बता देना कि तुम नहीं दोगे उसे डिवोर्स। अब मैं भी देखती हूँ कीर्ति क्या करती है आगे। डीडी के पास संजय का कॉल आया और संजय गुस्से में बोलने लगे, तुम अपनी मन की चला लो, जितनी चाहे उतनी अपनी मन की करो, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को लेकर मेरी बेटी को क्यों मोहरे बना रही हो? मुझे इतना तो पता है कि तुम बिना किसी फायदे के कुछ नहीं करती। क्या फायदा है इस शादी में? बताओ ना डीडी, क्या फायदा है इस शादी में? ना ही वो लड़का अमीर है, ना ही वो कोई बिजनेसमैन है, तो क्या है उसमें? क्यों उस गरीब के घर भेज रही हो मेरी बेटी को? तुम्हें इतना ही शौक है उस लड़के से कीर्ति की शादी करवाने की, तो उसे अपने घर पे बुलाओ।
वो यहाँ रहेगा, ना कि मेरी बेटी उसके घर पर। कीर्ति एडजस्ट नहीं कर पाएगी वहाँ। उस छोटे से घर में सामानों का कमी देखकर, ना नौकर ना चाकर, कैसे रहेगी मेरी बेटी। प्लीज दीदी, एक बात तो मेरी सुन लो। सिद्धार्थ को घर जमाई बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, बुलाओ उसे। दीदी चुपचाप सुनती रही और फिर संजय की बातें खत्म होते ही बोली, सिद्धार्थ और उसकी माँ वहाँ अकेले हैं। उन्हें उनकी बहू चाहिए। सिद्धार्थ तो आ भी जाए, लेकिन उसकी माँ नहीं आएगी अपने घर पर। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? कीर्ति को वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो उसे कॉम्प्रोमाइज करना सीखना पड़ेगा। सिद्धार्थ को और उसकी माँ माया को मैं बता चुकी हूँ कि कीर्ति वहाँ जा रही है। आज तो उसे सिद्धार्थ के घर जाना ही पड़ेगा, बाद में हम बैठकर डिसीजन ले लेंगे। मैं समीर से शादी का जोड़ा भिजवा रही हूँ, कीर्ति को पहनने के लिए बोल दीजिएगा। उसकी शादी भले ही कोर्ट के कागज पर हुई है, लेकिन उसकी विदाई हम पूरे रीति रिवाज से करेंगे। कुछ घंटे बाद फिर से कीर्ति और समीर किड्स पार्क में मिले। किड्स पार्क में दोनों उसी जगह खड़े थे जिस जगह पर कल की तरह आज भी दोनों पहले चुपचाप खड़े रहे। फिर कीर्ति अपने पेपर्स को आगे की और दूसरे हाथ से पेन देते हुए बोली, इस पर साइन कर दो। सिद्धार्थ ने जमीन पर देखते हुए कहा, नीचे देखो, तुम्हारा अकड़ दिख रहा है। कीर्ति ने नीचे देखा और बोली, यहाँ तो सिर्फ तुम्हारा श्रग है, मेरा कोई भी सामान नहीं नजर आ रहा है, न ही कोई सामान और न ही मेरा अकड़। सिद्धार्थ धीरे धीरे गुस्सा होने लगा और बोला, कल तो तुम बहुत अकड़ में थी, जिसका प्रमाण है कि तुमने मेरे कपड़े को ऐसे जमीन पर फेंक दिया। क्यों तुम मेरे श्रग को जमीन पर फेंक दी? कल तो तुम बहुत अकड़ में थी, फिर आज क्या हुआ? आज तुम्हारी बोलती बंद हो गई, आज अपनी अकड़ को जमीन पर फेंक दी। क्यों आई हो मेरे पास? अगर साइन चाहिए तो मेरे कपड़े को जमीन पर से उठाओ और मुझे धोकर भिजवाना। कीर्ति अभी भी गुस्से में कमी नहीं की थी। कीर्ति उंगली दिखाते हुए कहने लगी, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कपड़ा नहीं उठाने वाली, चलो जल्दी से साइन करो। तभी सिद्धार्थ ने कहा, तो मैं भी साइन नहीं करने वाला। जब तक तुम पहले की तरह श्रग को साफ करके नहीं देती, तब तक भूल जाओ कि मैं कोई भी साइन करूँगा। कीर्ति ने उस कपड़े को उठाया और हल्के हाथों से साफ करके सिद्धार्थ के हाथों में थमा दी। सिद्धार्थ उस कपड़े को लेकर वहाँ से जाने लगा। कीर्ति उसके आगे जाकर उसे रोक ली और बोली, अब क्या हुआ? मतलब जब तक तुम्हें मैं अपनी हाथों से धोकर नहीं दूंगी, तब तक तुम साइन नहीं करोगे? नहीं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं साइन नहीं करूँगा। एक बार मैंने कर दिया था, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। आज तुम चाहे किसी की कसम दे दो, मैं साइन नहीं करने वाला। सिद्धार्थ की इतनी बातें सुनते ही कीर्ति हैरान हो गई। कीर्ति कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर सिद्धार्थ वहाँ से जाने लगा। सिद्धार्थ को जाते देख पीछे से तेज आवाज में कीर्ति ने कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सिद्धार्थ के कदम वहीं रुक गए। सिद्धार्थ पीछे मुड़ा और कीर्ति की तरफ सवाल भरे नजरों से देखने लगा। कीर्ति भी अपने कदमों को सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाए और उसके नजदीक जाकर कहने लगी, पैसों के लालच में ही तुम ये सब कर रहे हो ना? तुम जानते हो कि इस शहर की सबसे फेमस बिजनेस वुमेन की बेटी हूँ मैं। एक बार मैं तुम्हारे घर आ गई तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, इतना सामान अपने साथ लाऊंगी। हो सकता है मेरी मॉम ने तुम्हें दहेज भी दिया होगा। क्यों, सही बोल रही हूँ ना? बताओ ना, कितना दिया है मॉम ने? मैं उससे डबल दूंगी इस पेपर्स पर साइन करने के लिए। इतना तो मैं श्योर हूँ अब कि तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो, क्योंकि अगर पैसों से मतलब नहीं होता तो क्यों मुझ जैसी लड़की से शादी करते? जिस लड़की से तुम नफरत करते हो, क्यों उसके साथ रहना चाहते हो? क्यों मुझसे शादी करके मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो? नफरत के बावजूद भी इस शादी का एक ही रीजन है, पैसा। तुम रातों रात अमीर बनना चाहते हो। तुम इतने गरीब हो कि तुम खुद से कमाकर तो अमीर नहीं बन सकते हो, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। पैसों के लिए अपनी और मेरी, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो।
मुझे आजाद कर दो इस शादी से। मैं भी तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। तुम जितने पैसे मांगोगे दूंगी मैं। ये सब सुनते सुनते सिद्धार्थ का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल और बड़े बड़े हो गए थे। वो गुस्से में अपने उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बना चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अब कीर्ति के मुंह पर पंच मार देगा। सिद्धार्थ अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तभी कीर्ति ने फिर से कहा, पैसों से बिक चुके हो तुम। बताओ ना, कितना लोगे इस पेपर्स पर साइन करने के लिए। इस बार सिद्धार्थ से उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और कीर्ति के हाथ से पेपर छीनकर टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया और सभी टुकड़ों को कीर्ति के ऊपर फेंक दिया। कागज के टुकड़ों से कीर्ति के बाल और कपड़े भर चुके थे। पेपर फेंकने के बाद सिद्धार्थ ने कीर्ति का बाजू पकड़ा और अपनी ओर खींचकर गुस्से में बोला, क्लब में जब मैं तुमसे मिला था तभी से मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन आज तो तुम बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। तुम्हें आखिर पता ही क्या है मेरे बारे में? तुम होती कौन हो मुझे जज करने वाली? शायद मैं साइन कर भी देता, लेकिन अब जब तुमने अपनी हद को पार कर ही दिया तो मेरी असली नफरत को झेलो। अब मैं कभी तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम नाक रगड़ कर मर जाओ, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगा। और आज शाम को तुम रेडी रहना मेरे घर आने के लिए। मेरे नफरत और गुस्से को देखकर तुम अंदाजा लगा लेना कि मैं पैसों के लिए क्या क्या कर सकता हूँ और किस हद तक जा सकता हूँ। सिद्धार्थ गुस्से में कीर्ति के बाजू को जोर से पकड़ा हुआ था, जिससे कीर्ति को दर्द हो रहा था। कीर्ति दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन सिद्धार्थ उसे नहीं छोड़ा। वो उसे तभी छोड़ा जब उसकी बातें पूरी हो गई। सिद्धार्थ गुस्से में वहाँ से चला गया। सिद्धार्थ को जाते देख कीर्ति अपने पैरों से जमीन पर मारते हुए अपना गुस्सा निकाली और गुस्से में खुद से कहने लगी, ठीक है, अब तुम भी देखना मैं क्या करती हूँ। घी निकालने के लिए मुझे अपना हाथ भी तोड़ना पड़े तो तोड़ लूंगी, लेकिन घी तो निकाल कर रहूंगी। मैं वहाँ आकर तुम्हें इतना परेशान करूंगी कि तुम खुद मुझे डिवोर्स दोगे। तुम्हारे छोटे से झोपड़ी जैसे घर को अपने सर पर उठा लूंगी। तुम और तुम्हारी माँ दोनों को ऐसा नाच नचाऊंगी कि तुम्हें पैसों का लालच तो क्या, पैसों का सपना भी नहीं आएगा। एक तरफ आग तो दूसरी तरफ बारूद, दोनों के एक साथ रहने पर क्या मोड़ लेगी कहानी जानने के लिए कहिए।